अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का लेक्चर आप लोगों के एनुअल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के तौर पर बहुत ज़्यादा वर्थफुल है। इसी के साथ साथ फर्दर ई कैट और एमडी कैट के पोर्शन में ये टॉपिक इंतहाई वर्थफुल है। आज हम ओहम्स लॉ को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में एक्सपेक्टेड एमसीक्यू कौन कौन से जनरेट हो सकते हैं उनकी डिस्कशन करेंगे। और इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले इस बात पर फोकस करेंगे कि हम ओहम्स लॉ को पढ़ क्यों रहे हैं और इस लॉ की कोई लिमिटेशन मौजूद है या नहीं है। क्या ये लॉ यूनिवर्सल है या एम्पिरिकल है, इन बातों पर फोकस करने के बाद हम ओहम्स लॉ का पोर्शन डिस्कस करेंगे। जी बेटा, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को मैं बताता चलूं लॉ के बारे में। जनरली जब हम लॉ की डिस्कशन करते हैं तो लॉ दो तरह के होते हैं। सबसे पहला लॉ जिसको हम यूनिवर्सल लॉ का नाम देते हैं, जो हर जगह यूनिवर्स में एप्लीकेबल भी है, वैलिड भी है। दूसरा एम्पिरिकल लॉ, ऐसा लॉ जिसको डिड्यूस किया जाता है एक्सपेरिमेंट से, जिसकी लिमिटेशन होती है, जिसकी एप्लीकेशन, जिसका एप्लीकेबल होना खास कंडीशन का मोहताज होता है। जो हमारे पास ओहम्स लॉ है ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। जिस तरीके से न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पेश किया था, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ये हर जगह इस पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल नहीं है, इसकी लिमिटेशन है। और ये वाला लॉ तजर्बात से निकाला गया है, इस वजह से इसको एम्पिरिकल लॉ का नाम देते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने ओहम्स लॉ के बारे में यह समझना है कि ओहम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है, सबसे पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, ओहम्स लॉ एक एम्पिरिकल लॉ है। एम्पिरिकल लॉ से क्या मुराद है? यह तजर्बात से वजूद में आया है। थर्ड नंबर पर यह लॉ पेश किसने किया था? जॉर्ज साइमन ओहम ने यह लॉ पेश किया। वजह क्या थी इस लॉ को पेश करने की? इस लॉ को पेश करने की वजह यह थी कि रिलेशन देखा जाए, एक सर्किट में करंट कितना फ्लो करता है और उस करंट के फ्लो में कितना पोटेंशियल डिफरेंस उस सर्किट को प्रोवाइड किया गया है। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान में रिलेशन बयान करता है। और बेटा फाइनल एक यहां पर आपको मैं बात बताता चलूं, ओहम्स लॉ को मोस्टली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन का नाम भी देते हैं। ओहम्स लॉ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन भी कहलाता है। वजह क्या है इसकी? बेटा यहां पर कॉज है पोटेंशियल डिफरेंस, इफेक्ट है करंट, तो इस वजह से इस रिलेशन को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन भी कहा जाता है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने ओहम्स लॉ के रेलेवेंट
पहले मेमोराइज करने हैं, अपना माइंड इन पॉइंट्स के रेलेवेंट क्लियर करना है अगर हम ओहम्स लॉ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। अब बेटा इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद फर्दर हमारे पास जो पॉइंट है वो बड़ा सिंपल सा है कि ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, इसमें किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशन बयान किया गया है, उसको हम स्टेट कर रहे हैं कि जॉर्ज साइमन ओहम ने किस तरीके से इस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को स्टेट किया था। इसको समझाने से पहले मैं आपको दो एग्जाम्पल समझाता हूं। इन एग्जाम्पल को समझने के बाद हम इस काबिल बन जाएंगे कि हम ओहम्स लॉ को क्लियर कर सकें अपने माइंड में। एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ आते हैं। आप लोगों के घरों में मोटर पंप मौजूद है, जिसको हम आम अल्फाज में वाटर पंप और नॉर्मली मोटर का नाम देते हैं, जहां से हमें पानी मिलता है। यह बेटा पंप है। इस पंप के साथ पाइप अटैच होता है और फिर हमें नल के थ्रू वाटर की सप्लाई मिलती है। ये हम घरों में ऑब्जर्व भी करते हैं और जज भी करते हैं। इस एग्जाम्पल को यहां कोट करने का मकसद भी ये है ताकि हम ओहम्स लॉ की बेस अच्छे से समझ सकें। बेटा समझिएगा, सिंपल सी बात है, मोटर पंप जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी उतनी फोर्स से उस नल से, जिसको पंजाबी में टूटी का नाम देते हैं, पानी फोर्स से फ्लो करेगा। मोटर पंप का प्रेशर कम करेंगे, इस पानी के फ्लो की फोर्स क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। प्रेशर मोटर पंप का बढ़ेगा, इस पानी के फ्लो करने की फोर्स भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहां पर मैं एक बात कर सकता हूं कि प्रेशर और फोर्स आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्रेटर द प्रेशर exerted by the pump, larger will be the force exerted by the fluid flow। अब बेटा ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। आपके पास एक गन है, इस गन में से आपने एक बुलेट को फायर किया और वो एक्सीडेंटली एक आदमी को जाकर लगती है। माइट पॉसिबल इस आदमी की डेथ हो जाए इस गोली के लगने से। अब जो भी बंदा इस आदमी की डेथ की कॉज पूछेगा तो उसे कॉज क्या पता चलेगी? कि इसको गोली लगी और ये मर गया। गोली बेसिकली इसकी मौत की वजह है। अब बेटा समझिएगा, यहां गन की जगह एक बंदा है जिसने अपने हाथ से इस बुलेट को फेंका। बात समझनी है। अब यह बुलेट इसी आदमी को जाकर लगती है, क्या यह आदमी मरेगा? डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि नहीं, यह बिल्कुल भी नहीं मरेगा। अब देखें, ऊपर भी बुलेट थी, नीचे भी बुलेट है। ऊपर वाली बुलेट लगने से आदमी की डेथ हो रही है, नीचे वाली बुलेट लगने से आदमी की डेथ नहीं हो रही और वो उसको कोई स्वेयर किस्म का डेंजर भी नहीं हो रहा, नुकसान भी नहीं पहुंच रहा। अब गोली तो बेसिकली कातिल नहीं है। कातिल कौन था? ये गन, क्योंकि इस गन से जितने प्रेशर से गोली निकलेगी उतनी फोर्स उसने बॉडी पर लगानी है और पेनिट्रेट करनी है। अब आपने गन को रिप्लेस कर दिया ह्यूमन से, उसकी हाथ से जितनी फोर्स से बुलेट को फेंकेंगे उतनी फोर्स से वो स्ट्राइक करेगी। तो अब यहां पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है। ये बेटा दो एग्जांपल्स हमें ओहम्स लॉ को अंडरस्टैंड करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। समझिएगा, किसी भी कंडक्टर से कितना करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड करता है आपने कंडक्टर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया। देखिएगा, प्रेशर बढ़ा, फोर्स बढ़ी, गन ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रही है बुलेट में,
ह्यूमन कम फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे करंट बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम करेंगे करंट कम हो जाएगा। यह बेटा ओहम्स लॉ है। तो ओहम्स लॉ को यहां पर मैं स्टेट कर रहा हूं, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो करता है इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपने उस कंडक्टर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, कितना किया समझिएगा। करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको करंट की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए तो पोटेंशियल का डिफरेंस आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा। यहां पर बेटा आपको मैंने स्टार्ट में बताया, यह एक इंपीरिकल लॉ है जो तजर्बात से आता है, यूनिवर्सल नहीं है, हर जगह वैलिड नहीं है, इसकी लिमिटेशन है। अब बात कर रहे हैं लिमिटेशन की, अक्रॉस इट्स एंड्स। अब लिमिटेशन पर आ रहे हैं, प्रोवाइडेड फिजिकल स्टेट, जो उस कंडक्टर की फिजिकल स्टेट थी, फिजिकल स्टेट से मुराद है बेटा टेम्परेचर, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ये कभी भी लॉ वैलिड नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कभी भी नहीं आएगा जब तक कंडक्टर का टेम्परेचर जो प्रोवाइड किया गया है वो कांस्टेंट ना रहे। होप सो बात समझ आ गई होगी। अब बेटा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आते हैं, तो मींस करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो तो दो काम होते हैं, एक इक्वालिटी, दूसरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है बेटा 1/r, और यहां पर अगर r को इधर लाकर मल्टीप्लाई करें तो यह बनेगा IR इज इक्वल टू V। दिस इज ओहम्स लॉ। अब यहां पर बेटा सवाल आता है, V तो हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, I तो पढ़ा हमने करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, R क्या है, R कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। यहां पर बेटा इसी के बारे में लिख लें, R कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको नाम देते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का। अब बेटा हम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को भी डिफाइन कर लेते हैं। रेजिस्टेंस रुकावट को कहते हैं। अब बेटा सवाल आता है, रुकावट किसके रास्ते में और प्रोवाइड कौन करेगा। देखिए ना, किसी चीज को हमने रोकना है तो दो चीजें चाहिए, जिसको रोकना है, जिसने रोकना है। अब देखिएगा किसके रास्ते में रुकावट, बेटा डेफिनेटली करंट के रास्ते में। करंट क्या होता है, चार्जेस का फ्लो, चार्जेस का फ्लो रोकेंगे करंट रुक जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो चार्जेस के रास्ते में रुकावट कौन ऑफर करेगा, कंडक्टर के एटम्स चार्जेस के फ्लो में जो ऑपोजिशन ऑफर करेंगे उसकी मेजरमेंट रेजिस्टेंस कहलाती है। यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज अ measure of opposition offered by atoms of conductor to flow of charges। और यहां पर मेटालिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में
जो ऑपोजिशन ऑफर की जाती है बाय द एटम्स ऑफ द कंडक्टर इज नॉन एज रेसिस्टेंस। अब बेटा यहां से इसका फॉर्मूला जनरेट कर लें, आई इधर जाकर डिवाइड होगा, आर उधर ही रुक जाएगा, तो आर बिकम्स इक्वल टू वी बाय आई। वी का यूनिट वोल्ट्स, करंट का यूनिट एम्पियर और रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, तो ओहम्स बिकम इक्वल टू वोल्ट्स और बाय एम्पियर। ओहम्स को मोबाइल फोन में जब आप हैंड्स फ्री लगाते हैं तो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट्स को कैपिटल वी से, एम्पियर को कैपिटल ए से। 1 ओहम को डिफाइन करें तो 1 ओहम रेजिस्टेंस कब होगी, जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 एम्पियर का करंट पैदा करेगा। और यहां पर एक बात तवज्जो तलब है, अमूमन बच्चों में मिसकॉन्सेप्शन रहती है 2 ओहम कब होगी, तो मोस्टली बच्चे लिखते हैं 2 वोल्ट बाय 2 एम्पियर। नहीं बेटा, जब 2 वोल्ट्स का पोटेंशियल 1 एम्पियर का करंट पैदा करेगा। पोटेंशियल बढ़ाएंगे करंट नहीं बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है ना बेटा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस रिलेशन से दो चीजें प्रोडक्ट में हैं और प्रोडक्ट में इनवर्स रिलेशन होता है। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस के बारे में आ जाता है, डिपेंडेंस किस पर है। रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहला पॉइंट बेटा बड़ी जेन्युइन सी बात है, नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल किस तरह का है, मैं आपको इसकी ना एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। आप लोगों के सामने 3 फ्लोर्स हैं। सबसे पहला फ्लोर रेत का, दूसरा फ्लोर मिट्टी का और तीसरा फ्लोर बेटा नॉर्मल सीमेंट का या ईंटों का है। आप किस फ्लोर पर आसानी से चल सकते हैं? डेफिनेटली सीमेंट या ईंट वाले पर। किस पर उससे कम आसानी से चल सकते हैं? मिट्टी पर। और किस पर आपको डिफिकल्टी होगी? रेत पर। क्यों? क्योंकि रेत की रेजिस्टेंस ज्यादा है, आपको रोकता ज्यादा है, आप उस पर आसानी से नहीं चल सकते। तो ये बेटा नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगी। दूसरे नंबर पर उस कंडक्टर की डायमेंशन क्या है। डायमेंशन से मुराद है उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया कितना है। डेफिनेटली जितना बड़ा एरिया होगा उतनी कम रुकावट होगी। अब एक तंग गली है, उसमें से 4 बाइक्स आसानी से नहीं गुजर सकती क्योंकि उसका एरिया कम है। और एक गली लंबी है, बड़ी है, एरिया ज्यादा रखती है, उसमें रुकावटें कम होंगी। लेंथ जितनी बढ़ाएंगे ज्यादा चांस होगा कोलाइड करने का, टकराने का। लेंथ जितनी कम करेंगे उतनी कम चांसेस होगी कोलिजन की। किसकी? एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस वजह से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? कम। ये बेटा हमने नेक्स्ट लेक्चर में यही देखना है कि डायमेंशन पर किस तरीके से डिपेंड करती है। और थर्ड नंबर पर टेम्परेचर पर। ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था। इसको अच्छे से मेमोराइज करें। कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ओहमिक कंडक्टर्स, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के बारे में समझेंगे और रेजिस्टर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। थैंक यू सो मच।